हेलो एवरीवन. सो नाउ लेट अस लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, हम अभी क्या सीखने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये जल्दी ही मैं खत्म कर दूंगा. ओके, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है. इट इज वेरी इजी. ओके, एक बार देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट नहीं है ये. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाई डू वी क्लासिफाई गुड्स. हम गुड्स को क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल. अपने को कस्टम ड्यूटी का रेट अगर जानना है तो वो अपने को कहाँ मिलता है? कस्टम्स टैरिफ में, शेड्यूल 1 में इंपोर्टेड गुड्स, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट गुड्स. ठीक है. सो यहाँ पर रेट्स दिए हुए. अब रेट्स को हम कैसे ढूंढेंगे? देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. पिन से लेकर के प्लेन तक कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस कैलकुलेटर, ये कहाँ पर होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए अपने को टैरिफ में, दैट इज शेड्यूल में ढूंढना पड़ेगा. ओके. अब जैसे डिक्शनरी में ढूंढने के लिए ए से लेकर के जेड तक का वो होता है, मालूम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अगर आपको एरिया ढूंढना है, एरिया का मीनिंग ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? पहले ए में जाओगे, फिर ए बी ए सी, मतलब लाइन में जाओगे ना, फिर आएगा ए आर. सो इस तरीके से आप लोग क्या ढूंढ सकते हो डिक्शनरी में? मीनिंग एक वर्ड का. ओके. सो इसी तरीके से यहाँ पर एक क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम बनाई गई है टू क्लासिफाई गुड्स. ये सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? डिक्शनरी कहते हैं. क्या कहते हैं? डिक्शनरी, ऑब्वियसली. ओके. So the system which is used to find out the goods is called as harmonized system of nomenclature. क्या बोलते हैं इसको? Harmonized system of nomenclature. HSN कहते हैं या तो फिर HS कोड भी कहते हैं. सो ये क्यों काम आता है? अपने को कस्टम ड्यूटी का रेट ढूंढने के लिए काम आएगा, या फिर प्रेफरेंशियल ड्यूटी का रेट जो होगा वो अपने को शेड्यूल में कैसे मिलेगा? बाय क्लासिफाइंग द गुड्स. ओके. सो ये क्लासिफिकेशन वर्ल्ड वाइड सेम है. ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है. एग्जाम्पल, मान के चलो यहाँ से मैं लैपटॉप भेज रहा हूँ. यहाँ से मैं लैपटॉप भेज रहा हूँ किसको? दुबई वाले पर्सन को. ओके. सो मेरे लिए तो ये एक्सपोर्ट है, पर दुबई वाले के लिए इम्पोर्ट है. सो दुबई के पोर्ट पर इस पर्सन को इस लैपटॉप पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. तो कौन से रेट पे करनी है? तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इंडिया में इस लैपटॉप का कोड है 8471. ओके. तो दुबई में भी ये 8471 पे ही मिलेगा उसको. ठीक है. सो लैपटॉप जब एक्सपोर्ट हुआ तब कोई ड्यूटी नहीं थी उसके ऊपर, पर दुबई वाला जब उसको इंपोर्ट करेगा तो डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एज पर दैट दुबई कंट्री, 8471 पे जो भी इंपोर्ट ड्यूटी का रेट रहेगा से 10%. सो उसके उस रेट के हिसाब से इस दुबई वाले इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी टू हिज गवर्नमेंट. समझा? सो यहाँ पर भी 8471, यहाँ पर भी 847. एक्सपोर्ट के टाइम पर ये पर्सन शिपिंग बिल में HS कोड लिख करके बेचता है. ठीक है. HS कोड लिख करके बेचता है. सो ये जो HS कोड होगा वही ये लोग ढूंढेंगे अपने टैरिफ में. ओके, जो सेम होगा 8471. रेट अलग हो सकता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर रेट अगर 12% है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी 12%. रेट कैन बी डिफरेंट इन टू डिफरेंट कंट्रीज, बट द रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द टैरिफ कोड्स, इट विल बी सेम अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड. समझ में आई बात? ओके. आगे बढ़ते हैं अपन. अब इसको अपन क्लासिफाई कैसे करेंगे, कैसे रीड करेंगे टैरिफ को, आइए चेक करते हैं. अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? सबसे पहला जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स 1 डैश 2 डैश 3 डैश. इसको अपने को रीड कैसे करना है? हाउ वी हैव टू रीड 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश. एक एग्जांपल लेते हैं. नीचे एग्जांपल है. अब यहां पर देखो, ये यहां पर मैंने लिखा है चैप्टर नंबर 8, एंड ये चैप्टर का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है, मतलब ये चैप्टर के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर लिखा. इन टोटालिटी there are 21 sections. These 21 sections are further divided into 98 chapters. Okay, 98 chapters. एंड ये चैप्टर के अंदर सब चैप्टर होंगे. ओके. देन फिर उसके अंदर फिर ये डिस्क्रिप्शन होगा, टैरिफ आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी है, इस तरीके से. सो सबसे ब्रॉड ओवरव्यू कौन सा है? 21 सेक्शंस. इस दुनिया का हर एक गुड्स इस 21 सेक्शंस के अंदर है. ठीक है. ये 21 सेक्शंस फर्दर आर डिवाइडेड इनटू 98 चैप्टर्स. मतलब सेक्शन नंबर 1 में फॉर एग्जांपल सारे के सारे एनिमल्स का खाने का प्रोडक्ट है. ओके, एनिमल्स के रिलेटेड सब प्रोडक्ट. तो सेक्शन 1 का हेडिंग होगा एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. समझ में आया? एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. अब इसके अंदर क्या होगा? एनिमल का, फिश का खाने का आइटम, डॉग का खाने का आइटम, कैट का खाने का आइटम, अलग 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 अलग. समझ में आएगा बात? अब इसके अंदर चैप्टर होगा. एग्जाम्पल चैप्टर
वन डॉग फूड एग्जाम्पल, ठीक है। अब डॉग फूड में मल्टीपल आइटम, से पेडिग्री कंटेनिंग 20% चॉकलेट, 20% कोको, जो भी होगा, ठीक है। तो डॉग फूड के अंदर भी कई सारे अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। देन चैप्टर 2 कैट फूड। अब कैट फूड में इटालियन कैट फूड, इंडियन कैट फूड, फ्रांस कैट फूड, जो भी है सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसी जैसी आपकी कैट वैसा वैसा उसका खाना, तो उस तरीके से हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर ये खाने की बात की। आगे हो सकता है कि उनके जो गले में बांधते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, रिंग या जो भी है, तो उसका भी क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल डॉग को जो बॉडी पे बाल आते हैं, बरोबर है, कुछ लोग उसको शेव करवाते हैं, सो उसका जो शेविंग मशीन होगा डॉग का, जो बाल निकालने का, वो भी यहाँ पर क्लासीफाई होगा। मतलब फूड में नहीं होगा भले, अदर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू डॉग उसमें हो सकता है। सो इन दिस मैनर दिस हैज बीन क्लासिफाइड, ओके। अब इसको हम कहते हैं चैप्टर, चैप्टर हेडिंग, ठीक है। चैप्टर का ये टाइटल है एडिबल फ्रूट एंड नट, पील ऑफ साइट्रस फ्रूट और मेलन्स। मतलब अपने को एक ब्रॉड आइडिया आ गया कि चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या होगा, तो ये सब होगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे? अब यहाँ पर ये चैप्टर नोट्स है, ठीक है। ये चैप्टर नोट इधर होना चाहिए, चैप्टर नोट्स, चैप्टर नोट्स, ये है चैप्टर नोट्स, ठीक है। दिस एडिबल फ्रूट एंड नट, comma, peels of citrus fruit or melon. This line is only for the purpose of reference. खाली ये ease of reference के लिए है. This is not legally binding. ये legally binding नहीं है. Okay. Along with that, very important thing, section का जो heading है, section का जो heading है, that is only for the purpose of reference. ये भी legally binding नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन मतलब ब्रॉड सेक्शन जिसके अंदर चैप्टर्स है, तो सेक्शन का हेडिंग नॉट बाइंडिंग, चैप्टर का हेडिंग नॉट बाइंडिंग, सब चैप्टर का हेडिंग नॉट बाइंडिंग। हेडिंग का मतलब मैं बोल रहा हूँ टाइटल, हाँ। हेडिंग सब हेडिंग की बात नहीं चल रही है, मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ। हेडिंग मतलब मेन हेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइटल की बात कर रहा हूँ। टाइटल इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इज ऑफ रेफरेंस। सेक्शन 1 का टाइटल नॉट लीगली बाइंडिंग, ओनली फॉर इज ऑफ रेफरेंस। चैप्टर का टाइटल ओनली फॉर इज ऑफ रेफरेंस, सब चैप्टर का टाइटल ओनली फॉर इज ऑफ रेफरेंस। उसके अंदर जो कुछ भी है दैट इज ऑल लीगली बाइंडिंग, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फॉर्मेट देखो किस तरीके से होता है। टैरिफ आइटम, टैरिफ आइटम, इसको हम कहते हैं हेडिंग, इसको कहते हैं अपन हेडिंग, दिस इज द हेडिंग, ओके। एंड इसको हम कहते हैं सब हेडिंग। समझ में आया क्या? हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब होता है इसमें, सब हेडिंग्स, ओके। सो दिस दिस इज द क्लासिफिकेशन, इस तरीके से आपको क्लासिफाई करना। अब यहाँ पर अपन कुछ टैरिफ क्लासिफिकेशन का एक करके देखते हैं प्रैक्टिकली, तो समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज यूनिट्स। अब यहाँ पर यूनिट्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो अभी डेसिकेटेड कोकोनट है, तो यहाँ पर केजी वाइज उसका रेट चलेगा, बराबर है। मतलब ये केजी में इंपोर्ट होता होगा, ओके। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एंड प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी मतलब अगर प्रेफरेंशियल एरिया से नहीं आया, ओके, नॉर्मल एरिया से है विच आर नॉट प्रेफरेंशियल, तो ये रेट ऑफ ड्यूटी रहेगा। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल एरियाज है देन रेट कम होगा, ओके। अपन ने देखा था पिछले चैप्टर्स में कि अगर अपने को प्रेफरेंशियल क्लेम करना है तो क्या करना होगा, स्पेसिफिक अपने को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम लोग ये रेट पर इंपोर्ट करने वाले हैं। दिस इज द कंट्री which is the which if India has signed a most favored nation agreement and all such things, okay। तो अब इसको रीड कैसे करना है, 1-2 का क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं। कोकोनट, ब्राजील नट, कैश्यू नट, फ्रेश और ड्राइड, वेदर और नॉट शेल्ड और पील्ड। मतलब ऐसे जो गुड्स होंगे वो नीचे दिए हुए। अब यहाँ पर 1 है मतलब कोकोनट, ओके। मतलब ये कोकोनट का क्लासिफिकेशन है, ओके। मतलब इसके अंदर कोकोनट है, तो यहाँ पर एक बार रीड करो 1 का मीनिंग। Relevance of 1-, the description of article or group of article under a heading is preceded by 1-। बराबर है। मतलब अब ये जो 1 है उसके अंदर जो होगा वो उस 1 का पार्ट होगा। एग्जाम्पल, नीचे आ जाओ।
अब यहाँ पर जो डेसिकेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, डेसिकेटेड, नाउ दिस डेसिकेटेड इज अ पार्ट ऑफ कोकोनट, मतलब डेसिकेटेड कोकोनट के ऊपर 70% रेट ऑफ ड्यूटी, समझ में आया? डेसिकेटेड कोकोनट, इज दैट क्लियर? अब अगर 2 डैश है तो ये 2 डैश मतलब किसका क्लासिफिकेशन? 1 डैश का सब क्लासिफिकेशन। 2 डैश इज द सब क्लासिफिकेशन ऑफ 1 डैश, मतलब द इन द इनर शेल ऑफ कोकोनट, नॉट इन द इनर शेल ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है, इन द इनर शेल ऑफ कोकोनट। अब यहाँ पर है 3 डैश, सो 3 डैश जो होता है वो सेकंड डैश, जो 2 डैश होते हैं ना उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर फ्रेश कोकोनट नहीं बोलेंगे हम लोग, ओके, यहाँ पर हम बोलेंगे, मतलब इसको किस तरीके से रीड करेंगे? कोकोनट का ये पार्ट है इनर शेल एंड उसका पार्ट है फ्रेश, मतलब कोकोनट जो इनर शेल का है एंड जो फ्रेश है, मतलब तुम लोगों ने नारियल देखा है, नारियल, नॉर्मल नारियल, सूखा नारियल, उसमें क्या होता है, अगर अंदर का जो व्हाइट व्हाइट का जो मटेरियल होता है, अगर वो फ्रेश है, फ्रेश इन द सेंस मतलब उसको खाया जा सकता है, खोपरा नहीं है, खोपरा समझते हो तुम लोग, इट इज नॉट ड्राइड, उसको हम बोलते हैं फ्रेश। तो ये कोकोनट का तो पार्ट है लेकिन ये इनर शेल का पार्ट है, सो कोकोनट इज द मेन क्लासिफिकेशन, उसके अंदर इनर शेल एंड उस इनर शेल में फ्रेश। अब इनर शेल में हो सकता है ड्राइड, यस और नो, जो कोकोनट का जो खोपरा होता है, बराबर ना, उसके अंदर ड्राइड वाला भी हो सकता है, सुखाया उसको तो ड्राइड हो जाएगा, सो दिस ड्राइड इज द पार्ट ऑफ दिस इनर शेल, समझ में आया? मतलब जो 2 डैश है वो 1 डैश का फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो 3 डैश है वो 2 डैश का क्लासिफिकेशन है, इज दैट क्लियर? एंड अदर मतलब इनर शेल में अगर अदर देन फ्रेश एंड ड्राइड है तो अदर, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अदर, यहाँ पर 2 डैश है, 2 डैश मतलब ये किसका क्लासिफिकेशन हुआ? कोकोनट का। सो कोकोनट में सबसे पहला अपन ने किया डेसिकेटेड, ओके, एंड सेकंड करने जा रहे हैं, सॉरी सेकंड किया इनर शेल एंड थर्ड किया अदर। फर्स्ट किया डेसिकेटेड, ठीक है, सेकंड किया इनर शेल के अंदर एंड थर्ड है अदर। ये फ्रेश ड्राइड अदर किसका क्लासिफिकेशन था? इनर का। सो 3 डैश मतलब 2 डैश का फर्दर क्लासिफिकेशन, आई होप इट इज क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं अपन, ब्राजील नट। ब्राजील नट, ओके, सो ये ब्राजील नट जो है वो इस चैप्टर का एक हेडिंग है, ओके। अब इसका इन द इन शेल मतलब ब्राजील नट के अंदर अगर है तो इधर आना है आपको, ठीक है, इन द शेल, शेल्ड है तो नीचे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश्यू नट, कैश्यू नट मतलब काजू, ओके, अगर काजू उसमें है, क्या बोलते हैं अपन उसको, कवर में है, ओके, इन द शेल। नेक्स्ट इज शेल्ड, मतलब इन द शेल इसका है, बराबर है, शेल्ड भी इसका ही पार्ट है। देन कैश्यू कर्नल ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ काजू। अब टूटा हुआ काजू किसकी बात कर रहे हैं अपन, इन द शेल की, शेल्ड की? आंसर इज शेल्ड की, क्योंकि जो 3 डैश आएंगे तो इट वुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ जस्ट प्रायर टू दैट, जो डबल शेल वाला, डबल हाइफन वाला होगा, डबल डैश, ओके। सो कैश्यू नट विच इज शेल्ड, उसका पार्ट है कैश्यू कर्नल ब्रोकन, समझ में आया? ओके, एंड यहाँ पर भी 3 डैश है, मतलब ये अगेन इसका पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर किस तरीके से रीड करना है। 2 डैश होगा तो प्रीसीडिंग 1 डैश, 3 डैश होगा तो प्रीसीडिंग 2 डैश का क्लासिफिकेशन, समझा? तो इस तरीके से अपने को रीड करना होता है। नेक्स्ट इज एडिशनल नोट्स। अब हेडिंग मैंने आप लोग को बता दिया, जो 4 डिजिट का था वो हेडिंग था, उसके नीचे सब हेडिंग था, एंड जो डिस्क्रिप्शन था दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ आइटम, क्लियर? अब अपने को इस तरीके से अपना रेट ऑफ ड्यूटी ढूंढना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ओके, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर एंड सब चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस किया। टाइटल ऑफ सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर डू नॉट हैव लीगल फोर्स, उसका कोई भी लीगल फोर्स नहीं है, मतलब एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये लिखा सेक्शन। अब इस सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर है फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहला सेक्शन है एनिमल रिलेटेड, ठीक है, सेक्शन 1 एनिमल रिलेटेड। उसके अंदर चैप्टर वन है फूड रिलेटेड, ओके। चैप्टर 2 होगा कि नरिशमेंट रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पर जो हेडिंग है इसको हम बोलते हैं सेक्शन हेडिंग, इसको बोलते हैं हम चैप्टर हेडिंग, सॉरी हेडिंग नहीं, टाइटल, सेक्शन टाइटल, चैप्टर टाइटल, ठीक है। तो दिस बोथ आर ओनली फॉर द ease of reference, they do not have any legal force. Terms of heading with related to section and chapter notes are legally binding and legally relevant for the purpose of classification. मतलब जो चैप्टर नोट्स है यहाँ पर हमने जो देखा था, ये देखो,
ये जो चैप्टर नोट्स है, दिस आर लीगली एक्सेप्टेबल, लीगली बाइंडिंग, समझा? लेकिन ये जो एडिबल फ्रूट एंड नट एंड पील ऑफ साइट्रस फ्रूट और मेलन लिखा है, दिस इज जस्ट अ टाइटल, दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। क्लियर है बात? ओके। अब रूल 1 कहता है कि जितना तक पॉसिबल है तब तक आप लोग को डायरेक्ट इस तरीके से क्लासिफाई करना है जो हमने ऊपर सीखा। और अगर आपका जो क्लासिफिकेशन है वो एक से ज्यादा हेडिंग में हो रहा है या तो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू रिजॉर्ट टू नेक्स्ट रूल्स, रूल नंबर 2 टू रूल नंबर 6, इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस आपको एकदम सीक्वेंस में करना है। ओके, आगे एक केस लॉ यहाँ पर दिया हुआ है सौराष्ट्र केमिकल का, पढ़ लेते हैं एक बार। दिस केस ब्रिंग्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन नोट्स, chapter notes in classification of goods. The tribunal observed that section notes and chapter notes are a part of statute and thus are relevant in the matter of classification. मतलब जो चैप्टर के नोट्स हैं, जो चैप्टर के नोट्स है वो लीगली बाइंडिंग होता है, ऐसा क्लास, ऐसा ट्राइब्यूनल ने बोला। आगे बढ़ते हैं। These notes sometimes restrict and sometimes expand the scope of headings. Okay. The scheme of customs tariff is to determine the coverage of headings in the light of section notes and chapter notes. These notes, in a sense, have an overriding effect on the headings. मतलब chapter notes will be overriding the headings. Chapter note पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, बाद में देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्लासिफिकेशन, दैट इज रूल नंबर 2A. रूल नंबर 2A says that classification of incomplete or unfinished goods. मतलब अगर आप कोई गुड्स मंगाते हो जो इनकम्प्लीट फॉर्म में है, यहाँ पर नीचे एग्जांपल है कार विदाउट सीट। मान के चलो कि मैंने एक कार इंपोर्ट की, कार में सब कुछ लगा हुआ है, मतलब पूरा इंजन है, ओके, बॉडी है प्रॉपर, क्लच क्लच है, गियर है, ब्रेक है, एक्सेलेटर सब कुछ है, स्टीयरिंग व्हील सब है, खाली सीट ही नहीं है, बस सिर्फ सीट नहीं है। अब अपने टैरिफ में पूरे क्लासिफिकेशन में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो ऐसा गुड्स को स्पेसिफिकली क्लासिफाई करता। और कार विदाउट ड्राइवर सीट, ऐसा है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका कार इंपोर्ट हो रहा है विच इज अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट, इट हैज टू बी क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू द कंप्लीटेड आर्टिकल प्रोवाइडेड सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल काम पूरा हो चुका है। मतलब ऐसा कार, ऐसा कार जिसमें सीट लगा हुआ, सीट नहीं सॉरी, सीट का एक एग्जांपल ले रहे हैं ना अपने आप, तो सीट की बात मत करो, इंजन है, ओके, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, सब कुछ है, टायर्स है, सब कुछ है, सिर्फ सीट इज मिसिंग, सिर्फ सीट इज मिसिंग। मतलब इसेंशियली ये तो पूरा कार ही आ रहा है ना, खाली सीट नहीं है। तो इस कार को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? हम ऐसा क्लासिफाई करेंगे कि ये कार ही आ रहा है, ठीक है? समझ में आया क्या? इनकम्प्लीट आर्टिकल्स आर टू बी रेफर्ड एज कंप्लीटेड आर्टिकल्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। समझ में आया? However, if I am giving you another example, यहाँ पर ध्यान देना, कार आ रहा है, बराबर है, इंजन भी नहीं लगा है, एक्सेलेरेटर भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, क्लच भी नहीं है, स्टीयरिंग व्हील भी नहीं, टायर भी नहीं, सिर्फ सीट है, सिर्फ बॉडी है, सीट है, बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो क्या हम इसको कार जैसा ट्रीट करेंगे? नहीं, इसको हम कार जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बार रीड कर लेते हैं। एनी रेफरेंस इन हेडिंग टू एन आर्टिकल शैल बी टेकन टू इंक्लूड द रेफरेंस टू दैट आर्टिकल इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड as presented. The incomplete or unfinished article has the essential character of completed or finished article. ठीक है, मतलब essential characteristic तो होना चाहिए। अपना जो केस 1 था इसमें essential characteristic था, ओके। It shall also be taken to include a reference to article complete or finished as complete or finished by virtue of this rule presented unassembled or disassembled। ठीक है, समझ में आया? अगर इनकम्प्लीट आर्टिकल आ रहा है तो, अगर वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इसेंशियल काम करके आ रहा है, देन उसको हम एज फिनिश गुड्स ही क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल सब्सटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ना पहले एग्जांपल पढ़ेंगे फिर प्रोविजन पढ़ेंगे, तो क्या ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ओके, द टर्म कॉफी विल इंक्लूड कॉफी मिक्स्ड विद चिकोरी। अभी ये चिकोरी वगैरह क्या है मेरे को मालूम नहीं इतना। अब यहाँ पर एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है कलकत्ता मीठा पान, ओके।
अब यहाँ पर ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं पहले आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। अगर कॉफी आप लोग मंगाते हो, ठीक है, अब कॉफी में कई सारी चीजें मिक्स हो सकती है, कई सारी चीजें मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉफी तो है ही है, प्लस सम अनदर प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज सी। मैं सी लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग आप लोग गूगल पे ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पर सी जैसा कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सी है, कभी दूसरा प्रोडक्ट ऐड होगा कॉफी के साथ, कभी ए ऐड होगा, बहुत कुछ हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, कॉफी। पर क्या हम कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, कॉफी मिक्स्ड विथ सी, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दिस केस अवर प्रोडक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज कॉफी। कॉफी क्यों? क्योंकि अपना इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉफी का, एक बार रीड करते हैं। एनी रेफरेंस इन अ हेडिंग टू अ मटेरियल और सब्सटेंस shall be taken to include a reference to mixture or combination of that material or substance with other material or substances. मतलब any reference to goods or given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. मतलब अगर कॉफी के साथ कुछ थोड़ा सा प्रोडक्ट, चिकोरी या फिर जो भी अलग प्रोडक्ट है मिक्स कर दिया, तो क्या वो कॉफी कॉफी नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं, कॉफी कॉफी रहेगा। सो उसको हम कॉफी जैसा ही ट्रीट करेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 2A क्या देखा था अपन ने, इनकम्प्लीट आर्टिकल। 2B अपन ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर ना और एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, से कॉपर वायर। अगर कॉपर वायर जो है, अभी वो कॉपर वायर पूरा कॉपर का नहीं होता है, ओके, ये सिर्फ कॉपर का नहीं होता, इसमें कुछ दूसरे दूसरे मटेरियल्स भी मिक्स होते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि कॉपर बहुत वीक होता है। अगर पूरा का पूरा वायर कॉपर का बनेगा तो वो स्ट्रेंथन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मेजर पोर्शन कॉपर है, बट इसमें कुछ जिंक या फिर प्लास्टिक या फिर कुछ भी इसमें मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर के जैसा ही अपने को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। समझ में बात? ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ गुड्स क्लासिफाइबल इन 2 और मोर हेडिंग्स। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ आइटम 2 से ज्यादा हेडिंग्स में क्लासिफाई हो सकती है, ओके। सो उस केस में अपने को रूल 3 लगाना है। अब रूल 3 के अंदर भी 3 है, सो ये तीनों भी अपने को सिक्वेंशियल लगाना है, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। पर रूल 3 कब लगाना है? जब रूल 1 2 फेल हो गया, तब रूल 3। एंड एवरीथिंग हैज टू बी अडॉप्टेड सिक्वेंशियली। रूल 1 फेल 2, 2 फेल 3, 3 फेल 4, इस तरीके से। स्पेसिफिक ओवर जनरल, ऑब्वियसली अगर स्पेसिफिक हेडिंग है तो स्पेसिफिक हेडिंग में जाओ, ठीक है। जनरल हेडिंग वुड नॉट बी हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक जो भी होगा उसको अपने को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। समझ में? ओके, एग्जांपल यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन वाज क्लासिफाइबल अंडर 2 हेडिंग्स। सबसे पहला है शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स, मतलब शेविंग करने का जो होता है ना वो। So that is classifiable under 8510. Along with that, it is also classifiable under 8509. मतलब इसमें है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस, मतलब ये भी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चलने वाला ये भी। सो किस में क्लासिफाई करें? कहना ऐसे, इसमें क्लासिफाई होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक में जाओ। समझा? ओके, नेक्स्ट इज इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। इसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, मान के चलो कि आपने एक एक यहाँ पर एग्जांपल है लीड पेंसिल इंपोर्ट की, ओके। लीड पेंसिल में रबर भी होती है, ओके, एंड पेंसिल भी होती है। अब रबर रबर के लिए कोई पेंसिल यूज करेगा क्या? बोलो मुझे। उसको अगर रबर के लिए यूज करना है तो ही विल बाय रबर, ही विल नॉट बाय पेंसिल। सो पेंसिल के पीछे रबर का होना, ओके। पेंसिल, ये पूरी पेंसिल है, यहाँ पर रबर है छोटी सी, ओके। यहाँ पर पेंसिल बनाई मैंने, ओके। सो ये पेंसिल पे छोटी सी रबर होना, क्या इसको रबर में क्लासिफाई करेंगे? आंसर इज नो, बिकॉज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पर पेंसिल विथ रबर वुड बी क्लासिफाइड इन पेंसिल। समझा? और एक एग्जांपल यहाँ पर है मोबाइल फोन विथ जूम कैमरा। अब कई बार क्या होता है कि मतलब अभी तो सब मोबाइल में कैमरा आ चुका है, ओके। सो मोबाइल पे जो कैमरा है, ओके, ये मोबाइल को अपन कैमरा में क्लासिफाई करेंगे कि मोबाइल में? आंसर इज मोबाइल में, क्योंकि कैमरा इसका मेन पर्पज नहीं है। मेन पर्पज इज समथिंग डिफरेंट, कॉलिंग एंड यूजिंग फॉर अदर मीन्स, ये अपना मेन पर्पज है। माना इसमें कैमरा है, बट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट्स नॉट टू कैप्चर फोटोज, ओके। सो इट इज क्लासिफाइड एज फोन एंड नॉट एज अ कैमरा। एक केस लो है यहाँ पर,
ओके पढ़ते हैं। इन दिस केस द असेसी वाज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, ओके, अदरवाइज कॉल्ड एज नोटबुक्स अंडर 8471 एंड सीटीएस शेड्यूल में ये क्लासिफाई है। दे इंपोर्टेड नोटबुक्स लैपटॉप्स विथ हार्ड डिस्क ड्राइवर्स प्री लोडेड विथ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओके, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही था ऑलरेडी। These computers were also accompanied by separate compact disk. Okay, इसके अंदर ऑलरेडी कॉम्पैक्ट डिस्क डाल के भेजा था with same software which were intended to be used in the event of hard disk failure. अगर हार्ड डिस्क फेल हुआ तो फिर ये जो सॉफ्टवेयर लगा सीडी दिया हुआ है वो यूज करेंगे। सो इस केस में उन्होंने सॉफ्टवेयर को एंड लैपटॉप को अलग क्लासिफाई किया। ओके, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम like Windows, the laptop cannot work. Therefore, the laptop along with software has to be classified as laptop. मतलब अगर आप लोग लैपटॉप लेते हो तो बिना विंडोज के क्या आप उसको यूज कर पाओगे? आंसर इज नो, नहीं कर पाओगे। सो दैट विंडोज इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैपटॉप। तो यहाँ पर लैपटॉप इज अ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो विंडोज का जो भी इसमें इंटीग्रेशन है दैट इज iOS या तो फिर विंडोज एंड्रॉइड जो भी है दैट विल बी इंटीग्रल पार्ट। तो इसको एज अ होल लैपटॉप ही क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 3B। यहाँ पर अगर मैं शर्ट और टाई, ये एग्जांपल है, ये भी एक केस लॉ से आया है। इट इज टू बी नोटेड दैट सेड रूल विल नॉट अप्लाई इफ आर्टिकल्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी। अगर सेपरेट आइडेंटिटी है, ओके, सेपरेट आइडेंटिटी मतलब मान के चलो यहाँ पर ना ये जो केस है उसमें जो इंपोर्टर है उसने क्या इंपोर्ट किया? शर्ट एंड टाई, ओके, शर्ट एंड टाई। एंड यहाँ पर शर्ट एंड टाई का जो सेट है इसको हम शर्ट नहीं बोलेंगे, शर्ट एंड टाई के सेट को हम शर्ट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर उसको अलग अलग आइटम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। रूल 3C, 3A 3B से नहीं हुआ तो 3C। 3C बोलता है लेटर द बेटर, मतलब ये कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब जो आगे वाला हेडिंग होगा दैट वुड बी प्रिवेलिंग। मतलब 8504 है एंड 8704 है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अगर दोनों में ही सेम है, दोनों में सेम मतलब इधर भी फॉलो होता है इधर भी फॉलो होता है, देन वी विल बी क्लासिफाइंग इन 8704। व्हाई? बिकॉज लेटर द बेटर। यहाँ पर एक केस लॉ है, वही है कि अगर यहाँ पर 8703 में भी क्लासिफाइबल था, 8704 में भी, देन इन विच हेडिंग वी विल बी क्लासिफाइंग? 8704। नेक्स्ट इज एकिन रूल। ओके, अकिन रूल बोलते हैं या एकिन रूल बोलते हैं इसको। एकिन रूल का एक एग्जांपल लेता हूँ। एकिन रूल मतलब क्या? लाइक प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसको क्लासिफाई करो। लाइक प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वॉच का एग्जांपल, क्लॉक का एग्जांपल। मान के चलो मैं ना यहाँ पर एक वॉल क्लॉक होता है मेरे पास, बराबर है, पर इस बार मैं वॉल क्लॉक इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम इंपोर्टिंग अ हैंगिंग क्लॉक। मैं एक हैंगिंग क्लॉक इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब ना ही ये वॉल क्लॉक है ना ही ये व्रिस्ट वॉच है, ठीक है, ये व्रिस्ट वॉच भी नहीं है, ना ही ये हैंगिंग अपना वॉल पे लगाने जैसा है, ये हैंगिंग क्लॉक। तो टैरिफ में तो इसका कुछ क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं, किस तरीके से करेंगे फिर? सो आंसर इज एकिन रूल लगाएंगे। ओके, सो ये हैंगिंग क्लॉक है, इसका मतलब क्या है? तो क्लॉक ही ना, है तो क्लॉक ही, तो यहाँ पर उसको अपन एज अ क्लॉक क्लासिफाई करेंगे, इसको हम कहते हैं एकिन रूल। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस और कंटेनर्स यूज्ड फॉर पैकिंग गुड्स। मान के चलो कि आप चश्मा इंपोर्ट करते हो, क्या इंपोर्ट करते हो? चश्मा, ओके, स्पेक्टेकल्स। इफ यू आर इंपोर्टिंग स्पेक्टेकल्स, साथ में ना आपको एक बॉक्स आता होगा, याद है, एक बॉक्स आता है। सो ये बॉक्स का क्लासिफिकेशन अपने को कैसे करना होगा? आंसर इज इफ चश्मा इज कमिंग विद बॉक्स, देन बॉक्स का क्लासिफिकेशन भी चश्मे के हिसाब से होगा, समझा? सो क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस और कंटेनर, मतलब जिसमें भी अपन उस चीज को फिट कर रहे हैं, ओके, दैट वुड बी क्लासिफाइड एज पर द मेन प्रोडक्ट। हाउएवर इफ दिस चश्मे का जो डब्बा है ये अलग से इंपोर्ट होता है एंड ये अलग से बेचने वाले हो, देन चश्मे के डब्बे का ही अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा, समझा? सो जब दोनों साथ में आ रहे हैं, देन सिंगल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्टेकल्स। इफ इट इज कमिंग सेपरेटली फॉर सेपरेट पर्पसेस, देन इन दैट केस उसको सेपरेटली क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। रूल नंबर 6, ओनली सब हेडिंग्स एट सेम लेवल्स आर कंपेरेबल। ऑब्वियसली आपको सेम सब हेडिंग्स ही कंपेयर करना है, मतलब अगर डबल डैश वाला कोई हेडिंग है उसको आप ट्रिपल डैश वाले हेडिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। सो ये जो भी रूल्स आप लगाओगे वो ऐसे टाइप के गुड्स पर लगाना है जिसका
क्लासिफिकेशन सेम लेवल पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक मोटर है एंड यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर विथ इंजन एग्जाम्पल, ठीक है। सो वेदर दिस टू हेडिंग्स वुड बी कंपेरेबल, मान के चलो कि ये 8704 में है एंड ये 8703 में, क्या हम इसको कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये डबल डैश है एंड ये ट्रिपल डैश है। सो सेम लेवल का हेडिंग होना चाहिए तो ही कंपैरिजन हो पाएगा। ये अपना सारे के सारे रूल्स हो चुके हैं। नाउ प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। अब प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या है पहले वो समझो। प्रोजेक्ट इंपोर्ट मींस वी आर इंपोर्टिंग मेनी मशीनरीज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इंडिया में होने वाला है, ओके। फॉर उस प्रोजेक्ट के लिए अपने को बहुत सारे मशीन्स चाहिए, एन नंबर ऑफ मशीन्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उस मशीन्स को जो एक प्रोजेक्ट के अंडर आने वाली, उन सबको अपन एक ही ट्रीट करेंगे, भले अलग अलग आएंगे, उनको अपन एक ही हेडिंग में ट्रीट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9801। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9801 में अगर हम लोग उसको क्लासिफाई कर देंगे, देन इन दैट केस सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर एक ही रेट लगेगा, दैट इज 10%। ठीक है, उस 9801 में 10% रेट है, भले फिर वो सेपरेटली क्लासिफाइबल हो, उसको 10% रेट लगेगा। दैट इज चैप्टर नंबर, दैट इज हेडिंग नंबर 9801 का जो भी रेट होगा वो लगेगा, समझा? इट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट इनपुट। कई सारी मशीन आ रही है, इंडिविजुअली एक एक का रेट ढूंढने का टाइम नहीं है। सो सारे के सारे मशीन्स इंपोर्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट वुड बी क्लासिफाइड अंडर सेम हेडिंग एंड एट अ सेम रेट। एक बार रीड कर लेते हैं। Setting up of a project in India may require number of machines and equipments to be imported. Importation may spread over a period of time. ठीक है, मतलब 2-3 साल तक इंपोर्ट करते रहेंगे मशीन्स। Thus, assigning values and paying heavy custom duty on imported machineries make initial project very costly. मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं। Thus, project imports have been introduced under heading 9801. In GST regime, project imports are classifiable on 9801 GST rate 18%. Machineries, instruments, apparatus, and appliances for R&D, component of raw material for manufacture of aforesaid items utilized for initial setting up of project or substantial expansion of existing project are covered under this heading. मतलब या तो आप नया प्रोजेक्ट बनाओ या तो existing प्रोजेक्ट को substantially expand करो, then project import आपको करने देंगे। Spares, very important point, mark it as important. Spares etc is spares etc essential for maintenance of plant and machinery are eligible only up to the 10% of value of goods. Very important. प्रोजेक्ट इंपोर्ट में आपको जितना भी मंगाना है उसका 10% ही आप एज अ स्पेयर्स अंडर दिस पर्टिकुलर 9801 हेडिंग मंगा सकते हो। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा आपको स्पेयर्स लाना है तो उसके ऊपर आपको अलग जो भी टैरिफ का रेट होगा, ठीक है, जो भी हेडिंग के अंदर क्लासिफाई होगा उसके हिसाब से टैरिफ, जो भी टैक्स ड्यूटी होगा वो पे करना पड़ेगा, समझा? सो प्रोजेक्ट इंपोर्ट में आप लोग सिर्फ 10% ऑफ स्पेयर्स लेके आ सकते हो। कौन से प्रोजेक्ट्स एलिजिबल है? इंडस्ट्रियल प्लांट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, mineral exploration project, and such other project as notified by central government. Okay. Further, individual exemption will apply even if items are grouped under the same heading of customs tariff liable to duty at project rate as per recent Supreme Court judgment. Example लेता हूँ इसका। मान के चलो आप लोग 4 मशीनरी मंगा रहे हो ABCD and all this machinery are brought under project import. ठीक है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पर समझ के चलो कि ए के ऊपर ड्यूटी का रेट 0% है, बी पे 18% है, सी पे से 28% है एंड डी पे 10% है। ओके, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंपोर्ट में अगर हम लोग लेके आएंगे तो इस सब के टोटल पर लगेगा अपने को 10%। एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर मैं नाराज हो गया, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि सर अगर मैं ए को अलग से लेके आता तो इस पे तो मुझे कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता, मैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट में लेके आ रहा हूँ तब आप मुझे 10% ले रहे हैं। सो क्या इसके ऊपर 10% लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? आंसर इज एज पर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इवन इफ आप इसको प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर लेके आ रहे हो, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू सेपरेटली क्लासिफाई दिस ए। ओके, इसको आप अलग से ऑफिसर को बताओगे, इसका वैल्यू अलग से आप असर्टेन कर पाओगे, देन ओनली एग्जेम्पशन वुड बी एलिजिबल। ठीक है, दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।